नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले, हिंदी विभाग संजीवनी महाविद्यालय चापोली। सर्वप्रथम मैं सभी प्रथम वर्ष के छात्रों का महाविद्यालय में तथा मेरी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज से हम हमारे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो पहली कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे जी द्वारा लिखित, इस कहानी का अध्ययन आज हम शुरू करते हैं। माधवराव सप्रे जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है तथा ये जो एक टोकरी भर मिट्टी, यह जो कहानी है, यह कहानी हिंदी की पहली कहानी के रूप में देखी जाती है। जैसे दुलाई वाली जो कहानी है, उस कहानी के रूप में यह कहानी भी हिंदी की प्रथम कहानी में देखी जाती है। सर्वप्रथम हम माधवराव जी सप्रे जी का परिचय देखते हैं कि इनका कार्य क्या है, इनका जन्म कब हुआ, उसका परिचय हम देखते हैं। माधवराव जी सप्रे जी का जन्म कालावधि जो है 1871 से लेकर 1926 तक है। हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक सुप्रसिद्ध अनुवादक एवं हिंदी के आरंभिक संपादकों में प्रमुख स्थान पर रखने वाले संपादक कौन है? माधवराव जी सप्रे हैं। वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। माधवराव सप्रे जी का जन्म 1871 में दमोह जिले के पथरिया ग्राम में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने मराठी में जो रचित, रामदास जी ने जो दासबोध और लोकमान्य तिलक ने जो गीता रहस्य जैसे जो मराठी ग्रंथ लिखे हैं, इसका बखूबी हिंदी में अनुवाद बहुत ही अच्छी तरह से माधवराव सप्रे जी ने किया है। माधवराव सप्रे जी की ये जो एक टोकरी भर मिट्टी है, यह कहानी प्रथम कहानी के रूप में लिखी जाती है और इसका जो क्या बोलते हैं प्रकाशन है वो 1903 में हुआ है। तो आज हम माधवराव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी देखते हैं। यह कहानी देखने वालों को अगर ये कहानी ऐसी बहुत ही छोटी लगती है, बस 1.5 पेज की यह कहानी है, बहुत छोटी है, मगर इस कहानी में बहुत ही अच्छा गहरा संदेश इस कहानी के माध्यम से देने का प्रयास किया है। इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ 2 पात्र हैं। तीसरा पात्र एक वकील है जो भ्रष्ट रूप में दिखाया है। बस 2 पात्र है, उस 2 पात्र के नाम भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस कहानी से बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है। ठीक है, ये कहानी 1903 में प्रकाशित हुई है। सबसे पहले जो दुलाई वाली जो कहानी है, जो पहली हिंदी की कहानियां कही जाती है, उन कहानियों में से यह एक कहानी है। ठीक है, तो पहले तो हिंदी के इतिहास में इसका वर्णन नहीं मिलता है। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है उसमें तो इसका वर्णन नहीं मिलता है, मगर बाद में जो शोध अनुसंधान हुआ उसके बाद पता चला कि माधवराव सप्रे जी की जो यह कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, यही हिंदी की पहली कहानी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने इसका वर्णन नहीं किया है, लेकिन बाद में जो इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है, उनके ग्रंथों में लिखा गया है कि एक टोकरी भर मिट्टी यह हिंदी की पहली कहानी है। अगर हम इस कहानी का रूप देखते हैं, इसका स्वरूप देखते हैं, तो इसकी कहानी कला की दृष्टि से यह कहानी का स्वरूप जो है वह पहली कहानी के जैसा है। जो प्रथम दर्शनी कहानियां जो है उसके ही जैसा है, इसलिए इसकी हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को कहा गया है। इसका प्रकाशन 1903 में हुआ है। तो देर न करते हुए इस कहानी के हम पात्र की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में सिर्फ 2 पात्र है। एक है एक दुष्ट जमींदार, ठीक है, उसको जमींदार कहा गया है, और एक अनाथ बूढ़ी विधवा है, बुढ़िया है। ठीक है, इन पात्र के नाम नहीं दिए गए हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ ये 2 पात्र यहाँ पे दिखाई गए हैं। तो वो जो जमींदार है, वो जमींदार उस बुढ़िया पर किस तरह से अन्याय अत्याचार करता है, और इस कहानी का जो विषय बनता है वह कर्तव्य श्रेष्ठ है। इस कहानी में जो विषय है, आखिर में जो कंक्लूजन निकाला गया है, इसमें कर्तव्य श्रेष्ठ है, यह हमें संदेश इस कहानी से मिलता है। धन का गर्व जमींदार के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। आजकल हम देखते हैं कि किस तरह से जमींदार जिसके पास धन होता है, ना धन होता है, मगर वो लोग गरीब लोगों का शोषण किस तरह से करते हैं। उनको पैसों का दम दिखाकर उनसे वह कुछ भी करवा लेते हैं, उन पर अन्याय अत्याचार करते हैं। यह समाज का रूप यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। जो पूंजीवादी समाज है उसका वर्णन यहाँ पे इस जमींदार के रूप में दिखाया गया है, और एक बूढ़ी विधवा का निर्मल मन इस कहानी में दिखाया गया है।
और दूसरी ओर एक भ्रष्ट वकील की ओर संकेत दिया गया है कि यहाँ आजकल न्याय व्यवस्था पर किसी का भी विश्वास नहीं है, बस पैसों से न्याय व्यवस्था खरीदी जा सकती है और गरीबों पर अन्याय अत्याचार किया जाता है। तो इसका भी एक भ्रष्ट वकील की ओर और भ्रष्ट कानून व्यवस्था की ओर एक संदेश, एक प्रहार इस कहानी में किया गया है। तो अंत में कितना भी अगर हो, मगर अंत में मानवता की ही जीत होती है, ऐसा इस कहानी में प्रसंग इस बुढ़िया के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए इस कहानी की कथा वस्तु की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कहानी की कथा वस्तु की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस कहानी में हमें एक बुढ़िया औरत है। इस कहानी की कथा वस्तु जो है, एक जमींदार है। ठीक है, एक जमींदार है और एक विधवा बुढ़िया है। ये दोनों ही पात्र हमें इस कहानी में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस कहानी में एक जमींदार और उसके महल के पास एक गरीब अनाथ की बुढ़िया की एक झोपड़ी उस महल के पास थी, और उस झोपड़ी को वह जमींदार क्या करना चाहता है, अपने कब्जे में करके लेना चाहता है, और उसे वह बुढ़िया झोपड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो वह उसकी इच्छा प्रकट करता है बुढ़िया के सामने, मगर वो बुढ़िया उसकी इच्छा नहीं मानती है। वह कहती है कि मैं मेरी झोपड़ी देने के लिए तैयार नहीं हूं। वह कहती है कि मैं बस इसी मेरी झोपड़ी में रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कोई किसी को भी अपना घर प्रिय ही होता है। कोई भी रहे उसको अपना घर प्रिय रहता है, उस घर में अपने पूर्वजों की यादें रहती है, और वह बुढ़िया भी वैसा ही है। उसको उसकी जो झोपड़ी है बहुत प्रिय है, क्योंकि उसकी बहुत सी यादें उस झोपड़ी में बसी हुई है। उसका जो प्रिय पति है, उसका जो प्रिय बेटा था, वो दोनों भी उसी झोपड़ी में आखिरी सांसें उन्होंने ली थी। और उनकी जो बहू है, एक 5 साल की अपनी बेटी को छोड़कर, उसकी नातिन को छोड़कर, वह बहू भी, उसका भी देहांत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इस जो बुढ़िया है, इस छोटी सी नातिन को लेकर, उसका ही आधार लेकर इस झोपड़ी में अब वह रह रही है। उसका एकमात्र आधार ये झोपड़ी और वो नातिन वहां पे है। इसलिए वो सभी उनकी जो पति, बेटे और बहू की यादें उस झोपड़ी में लेकर वहां पे वो रहना चाहती है। ठीक है, हमने तो पूरा क्रम देख लिया कि जमींदार है, इस महल के पास झोपड़ी को वह हथलाना चाहता है, कब्जे में करना चाहता है। पहले तो वो बात करता है, फिर वह ताकत लगाकर वह झोपड़ी को हथलाना चाहता है, मगर वो बुढ़िया वो झोपड़ी नहीं छोड़ती है। ठीक है, मगर बाद में ऐसा होता है कि वह एक वकील को भ्रष्ट पैसे देकर वह उस झोपड़ी को न्यायालय से वह खरीद लेता है। और बुढ़िया बेचारी हतबल होकर ना वो पैसे दे सकती है, ना वकील खरीद सकती है। वह झोपड़ी छोड़कर वहां से कहीं पास जाकर रहने लगती है, आस पड़ोस में वह रहने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि वह श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहते हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को काम वह बता रहा है। वह बुढ़िया वहां पर एक टोकरी लेकर वहां पे पहुंचती है। वो श्रीमान उसे देखकर अपने नौकरों से कहते हैं कि उसे यहाँ से हटा दो। श्रीमान उसको देखते ही हटा दो बोलते हैं, मगर वह गिड़गिड़ा कर बोलती है, महाराज अब ये झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, बस क्षमा करे, बस मैं एक विनती आपसे करने आई हूँ। जमींदार साहब सर हिलाकर उसे कहा, जब ये झोपड़ी छूटी है तब मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत उसको समझाया, मगर वह नहीं मान रही है। यही कहती है कि अपने घर पर ही वह रोटी खाऊंगी। तब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी लेकर जाकर मैं वहां पे चूल्हा बनाऊंगी और उस पर रोटी पकाऊंगी। इससे मुझे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, एक टोकरी में मिट्टी लेकर जाऊं। श्रीमान आज्ञा दीजिए, ऐसे वह विनती कर रही है, एक टोकरी भर मिट्टी मांग रही है। विधवा झोपड़ी का वह जमींदार उसको आज्ञा देता है। वह झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसके वो पुरानी यादों का उसको स्मरण होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस झोपड़ी की यादों में वहां पे वह खो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वह उसको जमींदार को एक टोकरी भर मिट्टी वह मांगती है।
तभी उसने अपनी भावनाओं को संभाल कर अपनी एक टोकरी उसने भर लेती है मिट्टी, उसमें हाथ उठाकर वह बाहर ले आती है। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करती है कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब बहुत नाराज होते हैं, इतने बड़े व्यक्ति को काम कोई लगा सकता है क्या? नहीं। जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों पर गिरने लगी, तो मन में कुछ दया आ गई होगी। फिर किसी नौकर से न कहकर वह स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़ते हैं। जो ही टोकरी हाथ लगाकर ऊपर कहकर वह स्वयं टोकरी उठाने बढ़ते हैं। हाथ लगाकर ऊपर उठाने जब टोकरी उठाते हैं, तब वह देखते हैं कि उनकी शक्ति काम नहीं करती है, वह काम उनके शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंचा वह नहीं उठी। लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठवाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज आप नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोपड़ी में जो हजारों टोकरियां मिट्टी है उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे, कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब, यह इन वाक्य में बहुत ही मर्म छुपा हुआ है। वह कहती है कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही है, मगर इस झोपड़ी में जो मेरी बहुत सारे यादें बसी हुई है, यह जो झोपड़ी मैंने पूरे यादों में बनाई है, उसका जो बोझ है, इसका आप कैसे उठा पाएंगे, इसका बोझ कैसे उठा सकेंगे? ऐसा बोलकर वह बहुत ही मार्मिक शब्दों में यहाँ पे कहती है। और वह प्रश्न कहती है कि इस बात पर आप विचार करना चाहिए। विचार करने को वह कहती है। जमींदार साहब बुढ़िया की बात सुनकर बहुत ही लज्जित हो जाता है और उन्हें लगता है कि धन, ताकत, पैसा, गर्व आ गया था और वह अपना कर्तव्य भूल गए थे। जो धन और पैसे और ताकत से वह अपना कर्तव्य भूल गए थे और विधवा को वो वचन से, विधवा ने जो बात की, जो वचन से उनकी आंखें खुल जाती है और वह अपने कर्म किए का उस पर वह पश्चाताप करते हैं और उस विधवा से, वह बुढ़िया से वह क्षमा मांगते हैं और उसे वह झोपड़ी वापिस कर देते हैं। ठीक है, उसको वह झोपड़ी वह वापिस कर देते हैं। उस बड़ी बुढ़िया ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में उनको प्रहार किया था। इस कहानी में, पूरे कहानी में जो बुढ़िया और जमींदार का प्रसंग दिखाया है, उसका संदेश ऐसा मिलता है कि मनुष्य अपने अहंकार, पैसों के बलबूते पर किसी पर अन्याय अत्याचार करता रहता है, किसी का शोषण करता रहता है, पर जब उसे पछतावा होता है और वह सही रास्ते पर आ जाता है, यही मानवीय संदेश देने का प्रयास इस कहानी में दिया गया है। इसी तरह से एक आदर्श तात्कालीन समय का संदेश देने वाली यह हमारी एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी है। इस कहानी में जमींदार का गर्व, जो पूंजीवादी अवस्था है, जो गरीबों पर अन्याय अत्याचार करते हैं, उसका गर्व किस तरह से वह अपने गर्व से बुढ़िया पर अन्याय अत्याचार करता है, मगर बुढ़िया ने बस एक छोटे से उदाहरण से एक टोकरी भर मिट्टी उसको उठाने के लिए लगाती है और उसे कहती है कि हे भगवान, हे महाराज, अगर आप मेरा ये बोझ उठा नहीं सकते हो एक टोकरी भर मिट्टी का, तो इस झोपड़ी में कितनी सारी टोकरी भर मिट्टी है, मतलब इस टोकरी में कितनी मेरी भावनाएं छुपी हुई है, उस भावनाओं का बोझ, मेरे सब यादों का बोझ आप कैसे उठा पाओगे, यह पाप आप कैसे उठा पाओगे? ऐसा वह उनको प्रश्न वहां पे करती है और उस पर वह लज्जित होता है। उसे पता चलता है कि किसी पर अन्याय अत्याचार करने पर हमें भी उसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसी आंखें उस जमींदार की खुलती है और वह जमींदार लज्जित होकर उसे सही रास्ते पर आता है, उसे पश्चाताप होता है और वह झोपड़ी उस बुढ़िया को लौटा देता है और उससे क्षमा मांगता है। इस तरह से माधवराव सप्रे जी ने बहुत ही अच्छा सामाजिक संदेश इस कहानी में से देने का प्रयास हमें किया है। आशा करता हूं कि मैं उनके जो कहानी का संदेश है आप तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। और यहाँ पर ये जो हमारी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।